BVG वेलनेस। किडनी हमारे शरीर के वो अंग हैं जो खून को साफ रखने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। लेकिन कभी कभी ये किडनी खुद ही बीमारी की चपेट में आ जाती हैं। आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम बात करेंगे किडनी कैंसर की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस में आज कैंसर सीरीज में हम बात करने वाले हैं किडनी कैंसर की। आखिर किडनी कैंसर होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या होते हैं और क्या इसके लक्षण हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्षा। तो मैम, आज की हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले किडनी कैंसर की। जी, तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा किडनी कैंसर के बारे में बताइए कि क्या होता है और किस तरह से होता है ये। जी, किडनी कैंसर भी जैसे अलग अलग बॉडी के जैसे अलग अलग कैंसर है, वैसे ही जो कॉमनली देखा गया कैंसर का टाइप है वो है किडनी कैंसर, जो कि किडनीज के सेल्स में डेवलप होने वाला एक ट्यूमर मास होता है। ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। जहाँ पे कैंसरस ग्रोथ होती है उसे हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, और जो कि नॉन कैंसरस, जो मेटास्टेटिक नहीं होता है, एक ही जगह पे रुकता है और जो कि नॉन हार्मफुल है, उसे हम लोग बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो कॉमनली किडनी के सेल्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ जो कैंसर सेल्स की होती है, या जो एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ जहाँ पे डेवलप होती है, वो किडनी में होने वाले मास को हम लोग किडनी कैंसर कहते हैं। बिल्कुल मैम, क्या इसके कुछ मुख्यतः प्रकार भी होते हैं? जी, इसके मुख्यतः 3 प्रकार हम लोग देखते हैं। एक तो है रीनल सेल कार्सिनोमा, जो कि बहुत ही कॉमनली देखा गया है। रीनल पैरेंचाइमा, जो सेल्स बने हैं वो सेल्स की ही एक्स्ट्रा ग्रोथ, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, उसे हम लोग रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। दूसरा होता है सार्कोमा, ये कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप होने वाला कैंसर होता है, बट ये रेयरली पाया जाता है, बहुत कम लोगों में सार्कोमा डेवलप होता है। तीसरा, बच्चों में जो कॉमनली देखते हैं पाया जाता है वो विल्म्स ट्यूमर करके, जो बेसिकली यंगर एज ग्रुप में ये ट्यूमर पाया जाता है। तो इस तरीके से मुख्यतः 3 है। इसके भी बहुत से छोटे छोटे अलग प्रकार भी है, लेकिन मुख्यतः ये तीनों ही देखने पाए जाते हैं। बिल्कुल मैम, क्या किडनी कैंसर जब होता है तो उसके क्या कारण होते हैं, क्या विशेषता, किन वजहों से होता है किडनी कैंसर? बेसिकली देखिए, किडनी कैंसर के भी जो अलग अलग, जो भी कॉमन कैंसर के मैंने कॉजेटिव फैक्टर्स बोले हैं, रेडिएशन है, एक्स्ट्रा रेडिएशन, एक्सपोजर टू द रेडिएशन, केमिकल्स, ये कॉमनली देखे गए फैक्टर्स है, जिससे कि इनडायरेक्टली आपके जीन म्यूटेशन होता है। दूसरा चीज, ये ओरिजिनल डेवलप होने वाला कैंसर, मतलब प्राइमरी डेवलप होने वाली साइट किडनी में होने वाले, ये बेसिकली हार्ड वाटर भी एक रीजन उसमें बताया गया है। हार्ड वाटर या आर्सेनिक जो होता है पानी में, अगर आर्सेनिक का प्रमाण अगर ज्यादा है तो उससे भी कहीं ना कहीं किडनी कैंसर्स डेवलप होते हैं। प्राइमरी जो ओरिजिन होते हैं, इसका एक्सटर्नल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से डीएनए म्यूटेशन होता है। और सेकेंडरी जैसे कि मेटास्टेटिक कैंसर होते हैं, ओरिजिनल साइट को छोड़ के जो ओरिजिनल कैंसर डिटेक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर में डेवलप हुआ है या लीवर सेल्स में डेवलप हुआ कैंसर, वो फैल के किडनी तक आता है, तो उसे हम लोग फिर मेटास्टेटिक सेकेंडरी किडनी कैंसर ऐसा बोलते हैं। तो प्राइमरीली ये अपने जगह पे ही डेवलप होता है, और इसके जो कारण है
वो बेसिकली जीन म्यूटेशन को इफेक्ट करने वाले ऐसे जो कारण हमने इसके पहले भी चर्चा किए हैं, वही सब कारण किडनी कैंसर भी कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए कारणीभूत हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, किडनी कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किडनी में कैंसर बनने की संभावना है या बन सकता है? किडनी के जो डिसीजेस है, जैसे कैंसर को छोड़ के नॉर्मल जो डिसीजेस है, जैसे किडनी स्टोन है या सीकेडी, क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसे हम लोग बोलते हैं, या अलग अलग स्टोन्स किडनी में होते हैं, तो इसके जो लक्षण है और किडनी कैंसर के सेम होते हैं बहुत बार। इसीलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम लोग डायरेक्टली कैंसर के बारे में नहीं सोचते। बेसिकली जो भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं किडनी रिलेटेड डिसीजेस में, यूजुअली इसमें यह होता है कि बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेशन में आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, कभी कभी आपको यूरिनेशन में ब्लड मिलेगा जिसे हम लोग हिमैचूरिया बोलते हैं। इसी के साथ फीवर विथ चिल्स, ठंडी बज के बुखार आना बहुत कॉमन देखा गया ये सिम्टम किडनी डिसीजेस में और किडनी कैंसर में भी, फीवर विथ चिल्स। फ्लैंक में मतलब आपकी जो दोनों कमर की जो साइड होती है, दोनों साइड में या एक साइड में, जो साइड में कैंसर डेवलप हुआ है वो साइड में रेफर्ड पेन टुवर्ड्स द हिप जॉइंट, ऐसा फ्लैंक से लेके नीचे तक का पेन पेशेंट को कभी कभी महसूस होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स, और बेसिकली वीकनेस, गिडीनेस और वजन कम होना, भूख कम लगना, ये कॉमनली देखे गए कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स किडनी कैंसर में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके मन में भी किडनी कैंसर से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। मैम, जैसे अभी आपने किडनी कैंसर के लक्षणों के बारे में बात की जी, तो क्या अगर एक किडनी में कैंसर होता है तो क्या उसके फैलने का डर दूसरे किडनी में भी रहता है? जी, जैसे हमने लंग कैंसर में भी देखा है, मेटास्टैटिक अगर जो एग्रेसिव जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बहुत फास्ट डेवलप होते हैं और फास्ट सर्कुलेट भी होते हैं। किडनी का यूजुअली ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं कि आपको अगर एक किडनी में है तो दूसरे किडनी में भी दिखेगा ही, लेकिन अगर ये मेटास्टैटिक कंडीशन में है या सेकेंडरी डिसीज करके, अगर प्राइमरी डिसीज कोई दूसरी जगह पे है और सेकेंडरी डिसीज में अगर आता है तो बहुत बार हो सकता है कि एट ए टाइम दोनों किडनीज में भी आपको ये कैंसर दिख सकता है। बिल्कुल। तो मैम, अगर हम किडनी कैंसर की बात करते हैं तो जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो हमें ऐसे बोला जाता है कि जो स्मोकिंग है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्मोकिंग एक मेन कारण होता है लंग कैंसर का, तो क्या स्मोकिंग किडनी कैंसर पे भी उसका कुछ असर पड़ता है? जी, जब देखिए कोई भी मेटाबॉलिज्म जो होती है, फिल्ट्रेशन जो होता है लीवर से होता है और किडनी से होता है। जो वाटर कंटेंट का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी से होता है और जो सॉलिड जो पार्ट्स होते हैं वो सभी का फिल्ट्रेशन हमारे लीवर से होता है। तो कोई भी चीज जो शरीर में जाने वाली है वो उसका एक्सक्रीशन कहीं ना कहीं से तो बॉडी से निकलता है। मतलब ये नॉर्मल प्रक्रिया है बॉडी की कि जो बॉडी को जो चाहिए रहता है, जो हम लोग खाते हैं या जो हम लोग इनहेल करते हैं, वो बॉडी में जाने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन होने का एब्सॉर्प्शन होता है। एब्सॉर्प्शन में कुछ यूजफुल थिंग्स डिवाइड होती है, कुछ अनयूजफुल थिंग या अनडाइजेस्टेड थिंग्स उससे रह जाती है या डिवाइड होती है मेटाबॉलिज्म में। तो ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से निकालने का काम किडनी भी करती है। तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा भी होता है कि ये जो हमने कंज्यूम की हुई चीजें हैं, चाहे वो स्मोक हो चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, तो ये कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन ये किडनी से और लीवर से होता है। तो इसका प्रेसिपिटेशन यूजुअली किडनी और लीवर में देखते हैं। इसीलिए जब लंग कैंसर भी हम लोग बोल रहे हैं कि स्मोकिंग इज पॉजिटिव फैक्टर, स्मोकिंग कहीं ना कहीं जो कि बहुत ही पॉइजनस केमिकल्स का मिश्रण होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड थ्रू आपके बाकी अवयवों पे भी असर कर सकते हैं। तो किडनी भी एक वही पार्ट है कि वहां पे भी आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट दिख सकता है। बिल्कुल। मैम, अगर हम किडनी कैंसर के लिए जो जांचें करवाई जाती हैं, अगर उनकी बात करें तो किस तरह के चेकअप्स कराए जाते हैं किडनी कैंसर के लिए? प्राइमरीली पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आता है हमारे पास, उस हिसाब से हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम लोग हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हम फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बहुत बार ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट ही पेशेंट डायग्नोज होके हमारे पास आए, तो जो स्टेज में आएगा उस हिसाब से डायग्नोसिस हमारा तय होता है। प्राइमरीली जब पेशेंट बर्निंग सेंसेशन के लिए, यूरिन बर्निंग सेंसेशन के लिए आता है,
तो या फिर उसको यूरिन में ब्लड लॉस दिखता है, तो हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री पहले जांच कराते हैं कि या ये पहली बार हुआ है ऐसा, या आपको बार बार होते रहता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कितनी दिन में कितनी बार होता है, हिस्ट्री जैसी हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ने बोला कि मुझे ये बार बार होने वाली तकलीफ है, तो हम लोग प्राइमरीली पहले ये देखते हैं कि यूरिन टेस्ट कराएंगे, यूरिन एनालिसिस, जिसमें हम लोग ग्रॉस एक एग्जामिनेशन होता है और एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें हमें किडनी में कौन से सेल्स है, जैसे पस सेल्स है, इयोसिनोफिल्स है, अलग अलग सेल्स की स्टडीज करते हैं। किडनी यूरिन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, पस सेल्स है, या फिर ये और कोई चीज है। तो ये हमें किडनी या बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये सब भी हमें किडनी यूरिन टेस्ट में दिखते हैं। तो हम लोग पहले यूरिन एनालिसिस करते हैं। पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है, चिल्स आ रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे कि हम लोग जिसे हम हीमोग्राम बोलते हैं, वो कराते हैं। इसके साथ अगर फीवर विथ चिल्स है, अगर फीवर विथ चिल्स अभी मलेरिया में भी होते हैं, तो हम लोग फिर रोल आउट के लिए हम लोग मलेरिया टेस्ट कराते हैं। अगर वहाँ पे निगेटिव आ गया, मतलब हमें ये कंफर्म होता है कि ये मलेरिया के ओरिजिन से होने वाली यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। बहुत बार किडनी स्टोन्स जब होते हैं तब भी पेशेंट को हेमेचूरिया होता है, तो हमें स्टोन्स या कैल्शियम ऑक्जेलेट ये हमें यूरिन में दिख जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यूरिन टेस्ट कराते हैं, हीमोग्राम कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, पेट का एक्सरे जिसे हम लोग एब्डोमेन एक्सरे स्टैंडिंग पोजीशन में बोलते हैं, या केयूबी एक्सरे जिसमें हमें किडनी, यूरेटर और ब्लैडर तीनों की इमेज मिले। बेसिकली एक्सरे हम लोग स्टोन कहीं पे है क्या, ये रूल आउट कराने के लिए यूजुअली एक्सरे कराया जाता है। उसके बाद अगर हमें कहीं डाउट लग रहा है, मास भी बहुत बार एक्सरे में डिटेक्ट हो जाता है। अगर बड़ा मास है तो ट्यूमर है, तो ये एक्सरे में कभी कभी डिटेक्ट हो जाता है। तो उसका फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड हमें ये इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली ट्यूमर अगर है तो उसकी साइज क्या है, उसकी साइट क्या है, और वो दूसरे किडनी में या एब्डोमिनल कैविटी में कहीं पे है क्या, ये सब चीज़ों की हमें जानकारी अल्ट्रासाउंड से मिलती है। इसी के साथ साथ हम लोग अगर ट्यूमर की तरफ जा रहा है हमारा ये प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस, तो हम लोग फिर ट्यूमर मास अगर यूएसजी में हमें दिखता है तो हम लोग यूएसजी गाइडेड बायोप्सी कराते हैं। यूएसजी में देख के हम लोग फाइन नीडल से वो जो किडनी में जो मास दिख रहा है उसका एक छोटा सा सेल्स हम लोग ये टुकड़ा निकाल के वो हिस्टोपैथ भेजते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या ये ट्यूमर बेनाइन है, मतलब ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस है, मैलिग्नेंट है। बायोप्सी में अगर आता है कि ये बेनाइन है तो डरने की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑन अ सेफर साइड, बेनाइन भी ट्यूमर है, निकालना तो होता ही है, तो उसके लिए सर्जरी लगती है। तो सर्जरी के प्रायर हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट है तो हम लोग स्कैन कंपलसरी कराते ही है, ये जांच करने के लिए कि ट्यूमर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका टाइप क्या है। बायोप्सी में तो हमें पता चलता ही है कि कौन से टाइप का सेल कैंसर है, लेकिन सीटी स्कैन में भी हमें पता चलता है। उसी के साथ साथ ये और कहाँ कहाँ पे बॉडी में फैला है ये भी देखने के लिए हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सब इन्वेस्टिगेशन हम लोग बिल्कुल किडनी कैंसर में कराते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इम्यूनोथेरेपी नाम की एक थेरेपी होती है जो किडनी कैंसर में काफ़ी आई थिंक यूज़ की जाती है। तो ये किस प्रकार से इसका प्रभाव रहता है किडनी कैंसर के लिए? क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं? इम्यूनोथेरेपी अभी ये अपडेटेड ट्रीटमेंट मोडालिटी डेवलप हुई है जो कि अलग अलग कैंसर्स में इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली इम्यूनोथेरेपी का एक जो मेन एम होता है कि इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो कैंसर सेल्स, यूजुअली एक थ्योरी ऐसी आई है कि हर इंसान में सब सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे आप भी कॉमनली देखेंगे तो हर डिसीज हर इंसान में नहीं दिखता है। जो इंसान की वो डिसीज डेवलप होने के लिए वो बॉडी में जो प्रभावित जो इन्वायरमेंट चाहिए वो बॉडी में जहाँ मिलता है वहाँ पे वो डिसीज ग्रो करता है। तो उसी तरीके से कैंसर सेल्स भी हर एक के बॉडी में डोमिनेंट फेज में मौजूद रहते ही हैं, लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो अगर वो बॉडी में डेवलप मिलते हैं या इन्वायरमेंट वैसा मिलता है
तो फिर वो डोमिनेंट जो सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रो करने लगते हैं और वो अपना सिम्टम्स दिखाते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी देने के पीछे का भी रीज़न यही है कि हर एक की इम्यून सिस्टम, वो जो इम्यून सिस्टम वीक हुई है जिसके कारण कैंसर सेल्स जो डोमिनेंट थे वो अभी प्रोमिनेंटली बढ़ रहे हैं, तो वो प्रोमिनेंस कैंसर सेल का कम करने के लिए इम्यूनोथेरेपी की डेवलपमेंट की है। तो ये इम्यूनोथेरेपी बेसिकली सभी प्रकार के कैंसर्स में हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट की एज, जेंडर, उसका स्टेजिंग, ये सब के ऊपर निर्भर करता है कि इम्यूनोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है। इम्यूनोथेरेपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बेसिकली इसका मेन एम तो यही होता है कि जो इम्यून सिस्टम वीकन हुई है उसको स्ट्रांग बनाना, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी, दुष्प्रभाव भी हमने देखे हैं। देते समय ये आईवी लाइन से, मतलब ब्लड वेसल से दी जाने वाली चिकित्सा है, लेकिन ये कभी कभी पेनफुल भी साबित होती है और कई पेशेंट्स में इसके छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन रैशेज आना, ब्रूजिंग होना, वो जगह पे कालापन डेवलप होना, या पेन होना, जहाँ से वो इंजेक्शन जा रहा है वो जगह पे पेन होना कॉमनली, या स्किन रैश या फिर ईचिंग वो जगह पे। तो कॉमनली ये छोटे छोटे स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये इम्यूनोथेरेपी में पाए जाते हैं। बिल्कुल मैम, अगर हम किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? और जी मेनली जो ट्रीटमेंट हम लोग कैंसर पेशेंट्स में, ये किडनी रीनल कैंसर्स में जो करते हैं, बेसिकली कैंसर कितना फैला है इसके ऊपर ट्रीटमेंट प्लान होती है। अगर कैंसर एक ही जगह पे है, वो अगर किडनी के सेंटर पार्ट में नहीं है और एक ही साइड में है और वो 7 mm या छोटा कैंसर है, तो डायरेक्टली हम लोग सर्जरी का ऑप्शन चूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग नेफ्रेक्टोमी बोलते हैं। कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी मतलब पूरी किडनी निकालना। अगर कैंसर जो ट्यूमर है वो अगर सेंटर में है किडनी का, तो हमें पूरी किडनी निकालनी होती है, जिसे हम लोग कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी, टोटल नेफ्रेक्टोमी बोलते हैं। और बहुत बार अगर कैंसर का जो ग्रोथ है वो एक साइड में है, किडनी के एक साइड में कहीं पे लोब में डेवलप हुआ है, सेंटर उसकी जो फिल्ट्रेशन जो एक्टिविटी है या उसका फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो चल सकता है, तो हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करते हैं। ये ऑपरेशंस करने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ओपन नेफ्रेक्टोमी, जिसे हम लोग चीर फाड़ करके स्किन के थ्रू ओपन करके ये रेडिकल नेफ्रेक्टोमी जिसे कंप्लीट किडनी निकालना होता है वो करते हैं। और पार्शियल भी वही है कि ओपन करके फिर हम लोग निकालते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग, अभी आजकल ऐसे हुआ है कि ये अगर ये फैला हुआ नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बाकी के कहीं ऑर्गन्स में नहीं है, तो ऐसे इसमें हम लोग फिर इसका माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग लैप्रोस्कोप बोलते हैं, लैप्रोस्कोप का भी यूज करते हैं। लैप्रोस्कोप का यूज करने का जो उसका जो थॉट है, उसके पीछे ये थॉट है कि मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द टिश्यू, और जो बहुत बड़ा, अगर हम लोग मैन्युअली जब सर्जरी करते हैं तो हमें बहुत बड़ा कट लेना होता है कि वो होल किडनी तक पहुंचने के लिए। इसमें टिश्यू इंजुरी बहुत होती है, ब्लड वेसल्स इंजुरी बहुत होती है। तो हम लोग जब लैप्रोस्कोपी से ये प्रोसीजर करते हैं तो बहुत छोटे इंसिजन से हम लोग वहां तक, लैप्रोस्कोपिक असिस्टिंग सर्जरी जिसे बोलते हैं, जिससे हम लोग छोटे से इंसिजन से किडनी तक पहुंच के वो जगह जहां पे हमें ट्यूमर निकालना है उतना निकालते हैं। तो इसमें टिश्यू इंजुरी बहुत कम होती है। आजकल रोबोटिक असिस्टेंट नेफ्रेक्टोमी भी करते हैं, रोबोटिक सर्जरीज भी बहुत प्रमाण में बढ़ गई है। तो रोबोटिक असिस्टिंग नेफ्रेक्टोमी भी हम लोग करते हैं। सर्जरी के बहुत अलग अलग तरीके बताए गए। इसी तरीके से क्रायो सर्जरी करके बोला है, जहाँ पे हम लोग, एक प्रोब होता है, जो प्रोब ट्यूमर तक, किडनी के ट्यूमर तक जाता है और वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड गैस हम लोग वहाँ पे डिलीवर करते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड से वो जो किडनी के जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्रायो सर्जरी का भी यूज किडनी डिसीजेज में, किडनी कैंसर्स में करते हैं। इसी के साथ हम लोग एब्लेजन ट्रीटमेंट बोलते हैं, जहाँ पे ट्यूमर्स अगर छोटे छोटे हैं, स्मॉल ट्यूमर्स में हम लोग एब्लेजन, जहाँ पे प्रोब की सहायता से हम लोग ट्यूमर्स को हिट वेव पास ऑन करते हैं और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसे मारते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम लोग
क्रायो सर्जरी है, लेज़र ट्रीटमेंट है। लेज़र ट्रीटमेंट भी वही है कि एक्स्ट्रा जो आपके लेज़र्स है या जो हाई रेडिएशन है, वो रेडिएशन से हम लोग कैंसर सेल्स को मारते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सर्जिकल इंटरवेंशन रीनल सेल कार्सिनोमास में हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ आगे जो आती है ट्रीटमेंट, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, वो तो साथ साथ चलती ही है, ताकि कीमो का जो मेन एम होता है कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को मारे और जो कहीं शरीर में फैले हुए अगर कोई ऑर्गन्स में है तो उसे भी मारे। तो अगर मेटास्टेटिक कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आता है, कौन सी स्टेज में आता है, उस हिसाब से इन सभी ट्रीटमेंट से हम लोग चूज करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट लेके ये पेशेंट को ट्रीट किया जाए। बिल्कुल मैम, हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो हमसे ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं जी। तो ऐसे ही हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है, मैं ईमेल पढ़ूंगी, मैं चाहूंगी आप उनकी समस्या का भी समाधान उनको जरूर दें। मैम, ये सुप्रिया जी का सवाल है और ये नागपुर की रहने वाली हैं। तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मैम, मुझे बार बार किडनी स्टोन्स हो जाते हैं जी, क्या मुझे इसकी वजह से क्या किडनी कैंसर होने का खतरा हो सकता है? देखिए, किडनी स्टोन ये बहुत ही कॉमनली देखी गई आज की समस्या है बहुत से लोगों में, और ऐसे रीजन्स में जहाँ पे हार्ड वाटर रहता है, जो हार्ड वाटर ड्रिंक करते हैं, या जो बहुत ही वार्म वेदर में रहने वाले, जैसे नागपुर की ये है, वो इक्वेटर के पास से गुजरने वाला ये रीजन है, वहाँ पे एक्सट्रीम समर होता है बहुत, और यहाँ का जो पानी है वो भी कंपेरेटिवली हार्ड होता है। तो ऐसे बेल्ट जहाँ पे वाटर जो है वो हार्ड वाटर है, वहाँ पे ये किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स हमें बहुत मिलते हैं, और वो पेशेंट्स में एक हैबिचुअल टेंडेंसी बन जाती है कि बार बार उनमें स्टोन्स बन जाते हैं, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। आयुर्वेदा में हमारे इसमें हम लोगों के पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मॉडर्न में वैसे देखेंगे तो हैबिचुअल किडनी स्टोन्स के लिए बिना सर्जरी के कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर बार बार पेशेंट को स्टोन्स होंगे तो वो बार बार तो सर्जरी नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे हम लोग आयुर्वेदा बहुत अच्छे तरीके से, सफल तरीके से आयुर्वेद का प्रयोजन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सी गुणकारी औषधियाँ आयुर्वेद की जो हर्ब्स है वो ये स्टोन्स को फोड़ने के लिए और ये स्टोन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत गुणकारी ऐसी इनकी प्रभावित एक्शंस हमने देखी है। तो बहुत सी जो जिनको ये किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है, बेसिकली इनमें हम लोग किडनी स्टोन्स को पिघलने के लिए, अगर वो स्टोन 7 mm से बहुत छोटा है तो उसे अपने आप पिघलने के लिए कुछ ओरल मेडिकेशंस देते हैं, जिसका पेशेंट 3 महीना 6 महीना सेवन करके ये स्टोन्स अपने आप फूटते हैं और वो यूरिन थ्रू पास आउट हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि इनका सवाल ये है कि इनको हैबिचुअल स्टोन्स की बीमारी है और इन्हें डर है कहीं के कि फ्यूचर में क्या इनको कैंसर हो सकता है। तो देखिए, स्टोन जब डेवलप होता है तो वो नॉर्मली आजू बाजू का जो टिश्यू होता है उसको भी कहीं ना कहीं तकलीफ देता ही है, और ये टिश्यू शायद कभी कभी इन्फ्लेमेशन आके वो थिक फाइब्रोस्ड हो सकता है, और इन फ्यूचर शायद हो सकता है कि उन्हें ट्यूमर भी डेवलप हो। लेकिन इसका वैसे डायरेक्ट कनेक्शन कुछ है नहीं। लेकिन जो कि इनकी समस्या ये है कि इन्हें बार बार स्टोन्स हो रहे हैं, तो मेरी इनको यही राय है कि आप एज अ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन या किडनी डिटॉक्सिफिकेशन आप स्टोन होने की राह मत देखिए। आप हर साल में 3 महीना 4 महीना आप ये किडनी जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ऐसे दवाइयों का सेवन कीजिए, जो प्लांट बेसिस है, जो मेटल बेसिस नहीं है, ऐसे ड्रग्स आप सेवन कीजिए, जिससे आपका किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो भी प्रॉपर होगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा, और अगर कहीं पे अंडरलाइंग छोटे छोटे सेल्स डेवलप भी हो रहे, ये स्टोन्स डेवलप भी हो रहे, वो स्टोन्स भी ये दवाई से पिघल जाए और आपको बार बार ये स्टोन्स ना हो। तो इन डरने की वैसे बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ज़रूर उसके लिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़रूरी है। और जो अगर स्टोन्स बार बार हो रहे हैं तो आप थोड़ा आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लीजिए। हमारे पास भी बीवीजी लाइफ साइंसेज ने एक बहुत गुणकारी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई दवाई है, जो कि पेशेंट्स को हम लोग देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट हमें बताते हैं। बिल्कुल सुप्रिया जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आज बीवीजी वेलनेस के इस एपिसोड में आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। इसके साथ ही हमें कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अर्चना, अगर हम बीवीजी लाइफ साइंसेज के द्वारा जो कैंसर किट बनाई गई है उसकी बात करें तो वो कैंसर किट किडनी कैंसर में कितनी लाभकारी है? बीवीजी लाइफ साइंसेज ने जो कैंसर किट बनाई है, ये बनाने के पीछे का थॉट ही ये है कि कैंसर की जो फिजियोलॉजी,
या पैथोलॉजी जो होती है, जो स्टेज से कैंसर गुजर के शरीर में डेवलप होता है, चाहे वो लीवर का हो, किडनी का हो, ब्रेन का हो, ब्रेस्ट का हो, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है, पैथोलॉजी जो डेवलप होती है, वो पैथोलॉजी पे काम करने वाली दवाई हमने, वो पैथोलॉजी दिमाग में लेके हमने हमारे कैंसर किट का डिज़ाइन किया है। तो जैसे कोई भी कैंसर डेवलप होता है, और अभी हम किडनी कैंसर की बात कर रहे हैं, जब कैंसर डेवलप होता है तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी फेज डेवलप होती है, वहाँ पे एक ऑक्सीडेशन फेज डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं हमने जो कैंसर किट बनाई है एंटी इन्फ्लामेटरी काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। हमने प्री क्लिनिकल एसेज में भी हमने इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी क्लिनिकल ट्रायल ये एसेज हमें मिली है। तो ये कहीं ना कहीं जो पैथोलॉजी है वहाँ पे एक इफेक्टिव करके साबित देखी गई है। बिल्कुल ये किडनी कैंसर में भी एज एन एडजुवेंट हम लोग देंगे तो ये मददगार ही साबित होगी। कभी कभी हमें किडनी कैंसर अगर है तो उसके साथ साथ किडनी के लिए काम करने वाले कुछ दवाई पौधों का भी इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो किडनी कैंसर में हम लोग कैंसर किट के साथ साथ केडी पाउडर करके हमारी एक किडनी की शुद्धि के लिए बनाई गई, या जहाँ पे स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स रिमूवल के लिए हम लोग केडी पाउडर देते हैं। तो ऐसे हम लोग अलग अलग मेडिसिन को चयन करके वो कैंसर जो है उसके लिए एक मददगार करके, एक एडजुवेंट करके मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो किडनी कैंसर में भी हम लोग ये दवाई बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर अर्चना, जब हम बात करते हैं किडनी कैंसर की या किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारा डाइट जी। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी कैंसर हो चुका है और उनका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया है तो उनको किस प्रकार का डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या क्या जो प्रिकॉशंस है वो लेने बहुत ज़रूरी है? जी, किडनी जैसे हर चीज़ के लिए डाइट इम्पोर्टेंट है, वैसे किडनी कैंसर अगर हो चुका है, पेशेंट की ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है, उसके लिए हम लोग एक डाइट प्लान देते हैं यूजुअली जो फॉलो करना होता है। उसमें बेसिकली हम लोग पेशेंट्स को ग्रीन वेज पोर्शन मील्स का डाइट प्लान देते हैं, जिसमें एक पोर्शन आपका कार्ब्स होगा, एक पोर्शन आपके वेजिटेबल्स होंगे, एक पोर्शन में आपका लिक्विड होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लिक्विड्स का एक कैलकुलेशंस देते हैं जो कि उनको रेगुलरली सेवन करना होता है। इसी के साथ साथ हम लोग लो फैट डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और लिक्विड का जो इंटेक है वो अगर हार्ड वाटर नहीं है, लिक्विड का इंटेक बरकरार रखने के लिए, क्योंकि हमारी किडनी है जो बॉडी का फिल्ट्रेशन, लिक्विड पार्ट जो होता है उसका फिल्ट्रेशन करती है, सॉल्ट्स का फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारी नॉर्मल रहे, किडनी का फंक्शन नॉर्मल रहे, इसके लिए उसको एनहांस करने वाला ऐसा हम लोग डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। किडनी के जो डिसीजेज कैंसर हुआ है ऐसे पेशेंट्स में क्या रिस्ट्रिक्ट करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कॉमनली हम लोग जब किडनी डिसीजेस के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली देखे गए किडनी स्टोन्स है, जहाँ पे बहुत पेशेंट्स हमें मिलते हैं। वहाँ पे हमारा जो डाइटरी हैबिट है वो बहुत मायने रखती है ये स्टोन्स होने के लिए। फॉर एग्जांपल जो बीज वाले फल फ्रूट है, जैसे कि भिंडी है, बैंगन है, टोमेटो है या पपाया है, तो ऐसे फ्रूट्स हम लोग पेशेंट्स को लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये बीज वाले जो फल और फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, इससे यूजुअली किडनी जो स्टोन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स डेवलप होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स वो पेशेंट्स को लेने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन्स फॉर्म होते हैं, तो अलग अलग डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स से भी किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं। तो यही हम लोग किडनी जो कैंसर के पेशेंट है इनमें भी हम लोग डाइट रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। बेसिकली किडनी स्टोन्स के या किडनी के कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें हम लोग सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन पहले बताते हैं, क्योंकि सॉल्ट का हमारे शरीर से जो किडनी से जो चयन होता है वो उसका फिल्ट्रेशन सॉल्ट से होता है। कहीं ना कहीं सॉल्ट ये हाइपरटेंशन, अगर एक्सेसिव सॉल्ट अगर आप खा रहे हो वो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन डेवलप करने के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर माना गया है। क्योंकि अगर एक्सेसिव सॉल्ट अगर आप फूड में इनटेक ले रहे हो तो उसका फिल्ट्रेशन कंप्लीट पूरी तरीके से किडनी नहीं कर पाती, और वो बैक प्रेशर से वो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा के पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। तो किडनी कैंसर के पेशेंट को हम लोग थोड़ा सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं।
प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन बताते हैं बहुत बार, और इसी के साथ एरिएटेड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है जैसे, इसका सेवन हम लोग मना कर देते हैं। जो मीट प्रोडक्ट्स जैसे मटन है, बीफ है, लैम्ब है, इसका सेवन हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में यूजुअली जो डाइट या मीट खाने का जो कल्चर है उसमें लैम्ब, पोर्क, ये सभी चीजें बहुत अति प्रमाण में, बहुत ज्यादा प्रमाण में इसका सेवन होता है। रेड मीट इज अ प्राइम फैक्टर फॉर कॉजिंग द वेरियस कैंसर्स, ऐसा रिसर्चर्स में माना गया है, देखा गया है। तो हम लोग मीट रिस्ट्रिक्शंस करते हैं। इसीलिए इस तरीके से हम लोग अगर अलग अलग डाइट प्लान पेशेंट को जब देते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा आउटकम पेशेंट को तबीयत ठीक रखने के लिए और रिलैप्स कम होने के लिए भी कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होता है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को किडनी कैंसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने तैयार किए हैं कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पारंपरिक उपचार में सहयोगी बन सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सूजन कम करने वाले पौधों से बना कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी किडनी कैंसर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमें पूरी उम्मीद है जो भी जानकारी आज हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर की वो आपको मददगार लगी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। BVG Wellness।